और आप 2018 में आपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के थ्रू जेसीटीओ की एग्जाम पास की। दोनों जेसीटीओ थे। कुछ अपने साथियों को देखते हैं जो ट्रेनिंग में आपके साथ होते हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, तो तैयारी के दौरान आपको भी लगता है कि आप भी कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। प्रीलिम्स की आप लोगों की क्या प्रिपरेशन रही मैडम, आप बताइए प्रीलिम्स को लेके आप कैसे क्या प्रिपेयर किया आपने? प्रीलिम्स के लिए देखिए फैक्चुअल, हमारी तैयारी फैक्चुअल होनी चाहिए प्योरली, और उसमें भी जैसे करंट अफेयर्स अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़े रहते हैं। करेक्ट। ग्रामर का जैसे आपने बताया कि ऑथेंटिक कंटेंट से आप ग्रामर को कितने टाइम एटलीस्ट रिवीजन करना चाहिए सर ग्रामर का? उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी जो अगर एंटोनियम्स सिनोनिम्स हो गए, ग्रामर का आप छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हैं उसको कीजिए। अगर ऑथेंटिक कंटेंट आपने यूज किया है तो छोटे सब्जेक्ट्स का वेटेज कैसे क्या आपके हिसाब से है और क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए? छोटे सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तैयारी का ज्यादातर हिस्सा है वो करंट जीके के हिसाब से रहना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का। ये सीरीज है टॉपर्स टॉक विद द टॉपर सीरीज, और इसमें हम आपको राजस्थान का जो आरएएस एग्जाम 2021 है उस 21 एग्जाम के टॉपर से रूबरू करवाते हैं। उनके अनुभव और उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों से साझा की जाती है, जिससे आप लोगों को आगामी अपनी प्रिपरेशन की रणनीति बनाने में कारगर साबित हो। ऐसे ही इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं जगविंदर पाल सिंह जी और उनकी वाइफ नवनीत कौर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ पहले से जेसीटीओ आरएएस की पिछली भर्तियों में ये जेसीटीओ थे, और अब की बार जगविंदर पाल सिंह सर ने 51 रैंक और नवनीत कौर मैडम ने 49 रैंक हासिल किया आरएएस 2021 के रिजल्ट में। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। सबसे पहले तो यह है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हस्बैंड और वाइफ वो भी टॉप 50-55 में अगर आपकी रैंक आती है तो ये तो एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो भी राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? डेफिनेटली सर, इंडिविजुअल सक्सेस तो अपने लाइफ में कई बार अपने उसको अचीव किया हुआ है, और एज ए कपल ये जो हैप्पीनेस है वो डबल हो गई है, तो ये वास्तव में सर एक यूनिक फीलिंग है हमारे लिए। तो आपकी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले, आपकी शादी 8 नवंबर को थी और रिजल्ट 17 नवंबर को आया, तो शादी के 10 दिन बाद में एक तो शादी की खुशी और दूसरी रिजल्ट में 49 और 51 रैंक हासिल की। तो कैसे क्या लाइफ में शादी और रिजल्ट और उसके बाद में कितना कुछ परिवर्तन हो गया है? सर हमने काफी वेट किया था इस चीज के लिए। हमारी एंगेजमेंट है वो दिसंबर 21 में हुई, और हमने पूरा होल्ड कर दिया अपने सारे जर्नी थी जो लाइफ की मेंस में कोई रुकावट ना हो, इंटरव्यू में कोई इंटरप्ट ना हो। तो जब हमने इतना सब्र किया तो प्रकृति ने उसका जो फल है वो बहुत मीठा दिया। मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर 2013 में जेसीटीओ थे और आप 2018 में आपने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के थ्रू जेसीटीओ की एग्जाम पास की। दोनों जेसीटीओ थे और अच्छी, आप अनूपगढ़ के रहने वाले हो, गंगानगर, आप दोनों की पोस्टिंग भी उधर की साइड थी। फिर ऐसा क्या था कि हमें आरएएस ही बनना है? भाई जेसीटीओ भी तो आरएएस की एग्जाम है। तो जी जेसीटीओ भी बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन जब हम कुछ अपने साथियों को देखते हैं जो ट्रेनिंग में आपके साथ होते हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, तो तैयारी के दौरान आपको भी लगता है कि आप भी कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, तो वो एक महत्वाकांक्षा जो होती है वो आपको प्रेरित करती है कि आप थोड़ा सा प्रयास और करो, हो सकता है कुछ बेहतर भी आपके लिए लिखा हो। तो मैडम कब से आपको सबसे पहले ये लगा कि मुझे आरएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कहाँ से आपकी शुरुआत मानी जाए? जी मेरा जो आरएएस का जो मोटिवेशन था वो जो स्कूलिंग से ही था। 10th के बाद मैंने आर्ट्स स्ट्रीम चूज किया, क्योंकि मुझे ये था कि सिविल सर्विसेज में ये जो पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये ज्यादा रहता है, तो तभी से मेरा जो मोटो था कि मुझे इसी लाइन में जाना। सर आप 2013 से लेके और 2023 तक का बहुत 10 साल का टाइम पीरियड रहता है जब आप लगातार मेहनत करते हो, और फाइनली 2023 के नवंबर महीने में आपको ये सफलता फाइनली आपको मिली। 2013 से आप आरएएस की भर्तियों में लगे हुए हो। इतना लंबा टाइम का परसिवेरेंस कैसे मेंटेन किया? 10 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है सर। सर पहले मैं टीचर रहा था, तो लगभग 5-1 साल मेरी टीचर की सर्विस थी। उसमें जब छोटे बच्चों को आप पढ़ाना सिखाते हो तो उसमें एक जो टीचर में एक गुण है, क्वालिटी वो डेवलप होती है धैर्य का। तो उसी गुण के कारण मैंने इसमें अपना जो संघर्ष है वो लगातार बनाए रखा और धैर्य बनाए रखा। असफलताएं मिली, आंशिक सफलताएं मिली, लेकिन धैर्य रखा, मोटिवेट किया, और साथियों का सहयोग मिला। नवनीत जी के रूप में पार्टनर मिला जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेंस में, इंटरव्यू में। तो ये कंबाइंड प्रयास थे सभी के, और सफलता मिली सर। तो सर हम जैसे बात शुरू से करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बेसिक बताइए सबसे पहले, फिर हम इंटरव्यू की जो आरएएस की जो इस चर्चा में सेगमेंट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू,
किस एंगल से इसकी तैयारी की जाए और क्या क्या चीज़ों का आगे विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बेसिक, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, ये एक बार आप बताइए दर्शकों को। सर मैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कस्बा श्री कर्णपुर, उसके बॉर्डर साइड गांव है नो एफ माझी वाला, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड एचएम है और बड़े भाई साहब हैं वो सीनियर टीचर हैं, कर्णपुर में ही पोस्टिंग है उनकी। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कर्णपुर ज्ञान ज्योति कॉलेज से हुई है, बीएससी में। बीएसटीसी किया मैंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया से, और 2012 से 17 तक मैंने टीचर के रूप में सेवाएं दी हैं। उसके बाद 13 और 16 और 18-21 में मैंने अटेम्प्ट किए हैं आरएस का एग्जाम है, उसमें मेरी 304th रैंक थी और उससे मैं जेसीटी हूँ। 3 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है और 4 मेंस लिखे हैं और इस बार मेरा चौथा अटेम्प्ट था ये, जिसमें आपकी 51 रैंक आई है। मैडम आप भी अपने बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दर्शकों को एक बार बताइए। मैं घड़साना से हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो नवजीवन उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़साना से ही हुई। कॉलेज भी मैंने घड़साना से किया। मेरे मम्मा पापा दोनों ही एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा उनसे सपोर्ट मिलती रही। एजुकेशन की वैल्यू मैंने उन्हीं से सीखी और 2016 में मैंने ग्रेजुएशन के साथ प्रयास किया। हालांकि मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेरे 7 नंबर कम रहे थे। और उसके बाद मैंने 2018 में प्रयास किया जिसमें मेरी 459 रैंक आई और 2021 में 49 रैंक आई। ये जो दोनों की एक साथ तैयारी थी आप लोगों की, उस तैयारी के फेजेज वाइज अपन कुछ बात करते हैं। प्रीलिम्स की आप लोगों की क्या प्रिपरेशन रही मैडम, आप बताइए। प्रीलिम्स को लेके आप कैसे क्या प्रिपेयर किया आपने? प्रीलिम्स के लिए देखिए फैक्चुअल, हमारी तैयारी फैक्चुअल होनी चाहिए प्योरली, और उसमें भी जैसे करंट अफेयर्स अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़े रहते हैं। तो करंट अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए। और मेंस को लेके सर आपका क्या कहना है? मेंस, क्योंकि मेंस में आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, 200 से मार्क्स के, 800 मार्क्स के मेंस में आपको लिखना रहता है और आप लगभग 18 से 20 सब्जेक्ट छोटे मोटे मेंस में लिखे जाते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ रणनीति आपके हिसाब से होनी चाहिए? सर जैसे आरएस मेंस की बात है तो उसमें लगभग 22 सब्जेक्ट हो जाते हैं मिलाएंगे छोटे बड़े तो, और उसमें आरपीएससी का जो पैटर्न है वो सारे दूसरे जो हो गए उनसे अलग है। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, 20 मार्क्स वर्ड शब्दों के क्वेश्चन मिलते हैं, 50 शब्दों के मिलते हैं, 100 के मिलते हैं, 200 के मिलते हैं। तो इसमें जो आपका लिखने की शैली के साथ साथ जो मेन चीज़ है वो है कंटेंट। आपकी कंटेंट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मैटर होना चाहिए, आपके पास ऑथेंटिक मैटर होना चाहिए। और आपको जैसे मेरा जो तैयारी करने का तरीका ये रहता है कि मैं अपने किसी साथी हैं जो तैयारी साथ करते हैं उनसे बोलता हूँ कि आप कोई वर्ड बोलिए, तो वो कोई भी एक वर्ड बोल देते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का है, जियोग्राफी का है, इकोनॉमिक्स का है। उस पे अपने को 5 फैक्टर याद है या नहीं है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि राजस्थान का एकीकरण, इस पे अपने 5 लाइनें बोलनी है जिसमें सारी चीज कवर भी हो जाए। और इससे क्या है कि अपने को चाहे वो छोटा क्वेश्चन आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, उसमें अपने उसको एलोबरेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि तैयारी में जो खास ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अपने जो कंटेंट है वो एक लिमिटेड होना चाहिए। देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी पीडीएफ आती है, अपने सारे एक बार इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, वो इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि आप उसको ढंग से नहीं पढ़ पाते। कंटेंट चाहे कम हो, ऑथेंटिक हो और सारगर्भित हो और सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर करे, और इतना हो कि आप उसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर पाएँ। और साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है मेरा वो है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम में आप पे एक अलग प्रेशर रहता है, क्योंकि टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, एक दिन में 2 पेपर लिखने पड़ते हैं, उसका प्रेशर अलग रहता है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स तैयार हैं तो आप जैसे जैसे उनको पढ़ोगे, तैयारी 2 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी, ये अपने जानते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, उस कंटेंट का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए और उसके साथ साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। सर जैसा कि अपन देखते हैं आज का जो ट्रेंड है उसमें टेस्ट सीरीज का एक रोल मेंस के लिए काफी रहता है, आप क्या मानते हो? क्योंकि जो अगर ऑथेंटिक कंटेंट है, आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, तो उनको एग्जीक्यूट अगर टेस्ट सीरीज में करते हैं तो कहीं ना कहीं सहूलियत रहती है। तो ये टेस्ट सीरीज का आपको कितना क्या रोल रखता है? टेस्ट सीरीज मेरा मानना है कि आपके चयन में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। अगर आपको रैंक निकालनी है तो सिलेक्शन हो सकता है आपका हो जाए बिना टेस्ट सीरीज लिखे, लेकिन अगर आपको अच्छे रैंक से परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो टेस्ट सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाओ कि आप जो पढ़ रहे हो वो प्रॉपर वे में है या नहीं है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लिखनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 टेस्ट लिख लेने चाहिए। नवनीत कौर मैम, देखा है आजकल आप देख रहे हो कि पिछले जो कुछ 1 सालों की कट ऑफ तो प्रीलिम्स में 78, 84, 76 के आसपास रहती थी। 2021 में ये कट ऑफ बढ़ के 100.69 कट ऑफ रही है। तो इसका मतलब प्रीलिम्स भी कहीं न कहीं चैलेंजिंग होता जा रहा है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अभी बच्चे हैं धीरे धीरे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय तैयारी करते हैं, क्योंकि वैकेंसी नेक्स्ट वैकेंसी में टाइम मिल जाए। तो ये जो कट ऑफ बढ़ रही है उसको देखते हुए प्रीलिम्स को लेके क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए विद्यार्थी की? प्रीलिम्स में सर मेरा मानना है कि आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस आपके टेबल पे जरूरी होना चाहिए।
सिलेबस से आप टॉपिक देखिए, उसकी जैसे सर ने बताया कि ऑथेंटिक आप बुक पढ़िए या जो भी आपको ऑथेंटिक अगर नोट्स लगते हैं तो आप सफिशिएंट अगर हैं अच्छे कोई नोट्स तो उसको पढ़िए, वहाँ से सिलेबस से टॉपिक उठाएं, उसको कवर करें, आप अपने सिलेबस में उसको हाईलाइट कीजिए ताकि आपको ये पता चलता रहेगा, आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका कितना सिलेबस हो चुका है। सिलेबस आप अच्छे से कवर करें, उसको करंट के साथ अपडेट करें, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। और प्रीलिम्स के जैसे हम बात करें कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, तो दोनों की तैयारी कंबाइन करनी चाहिए या प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन होती है? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों साथ साथ वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे कुछ फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं और मेंस है, मेंस में आपको प्रीलिम्स में ऑप्शंस में ढूंढना है, आपको एलाबोरेट करके लिखना है। तो दोनों एक तरीके से तीनों फेज ही हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक होलसम तैयारी अगर आपको करनी है तो प्रीलिम्स के साथ ही आपकी मेंस भी होगी, आपका इंटरव्यू भी होगा। ओके जैसे सर मेंस में हम देखते हैं कि एक तो फोर्थ जो पेपर है उसका काफी कुछ वेटेज रहता है, तो मुझे एक बार फोर्थ पेपर की आप अपनी रणनीति बताइए कि आपने फोर्थ पेपर में कैसे क्या कुछ पढ़ाई करी? फोर्थ पेपर आपकी रैंक डिफाइन करता है। फोर्थ पेपर में लैंग्वेज के आते हैं हिंदी इंग्लिश, तो फोर्थ पेपर में जो सबसे ज्यादा मेरा जो रणनीति थी वो थी जो ग्रामर पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो अगर आप क्लियर कर जाओगे तो आपके जैसे हिंदी में 50 का है तो 35-40 प्लस नंबर अगर स्कोर कर गए तो आप बहुत आगे चले जाते हो दूसरों से, क्योंकि कंपोजिशन में आप चाहे कितना मर्जी अच्छा लिख लो आप उतना स्कोर नहीं कर पाओगे जितना आप ग्रामर में थोड़ी सी मेहनत से आप स्कोर कर पाते हैं। ग्रामर ज्यादा नहीं है हिंदी में, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फोर्थ पेपर की तैयारी है वो स्टार्ट करें ग्रामर से, हिंदी की ग्रामर से, तो आपको जो रिजल्ट्स है वो बेटर मिलेंगे। इसके अलावा जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा अपने को लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि एक पेपर में जब अपने 2 मीडियम यूज करते हैं तो लिखने की दिक्कत आती है। और फोर्थ पेपर है टाइम जो कैंडिडेट है वो मानसिक और शारीरिक रूप से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। करेक्ट। क्योंकि 3 घंटे वो सुबह लिख चुका है और 6 घंटे वो एक दिन पहले लिख चुका है। चारों पेपर उसमें सबसे जो लेंदी पेपर है वो फोर्थ ही होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेपर छूट गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई। इसका रीजन यही रहता है कि उन्होंने या तो ग्रामर वाले पोर्शन में ज्यादा टाइम लगा दिया, या फिर उन्होंने इसका जो रिटर्न में है वो अभ्यास नहीं किया, या फिर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश को एक साथ लिखने का अभ्यास नहीं किया। तो सर फोर्थ पेपर के लिए जैसे आपने बताया सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आप जैसा आपने बताया कि लिखने का जो अभ्यास है वो विद्यार्थी को लगातार करते रहना चाहिए। ग्रामर का जैसे आपने बताया कि ऑथेंटिक कंटेंट से आप ग्रामर को कितने टाइम एटलीस्ट रिवीजन करना चाहिए सर ग्रामर का? सर हिंदी बहुत सारे कैंडिडेट जो नए आते हैं वो अक्सर डिस्कस करते हैं, मेरी उनको यही सलाह होती है कि जो फोर्थ पेपर के सब्जेक्ट हैं चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश है वो अपने जैसे होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं दिन में 2 बार, तो सुबह शाम इनको घंटा या 2-2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। और लैंग्वेज ऐसी चीज है जिसको एक दिन में सीखा नहीं जाता है सर। आपकी तैयारी है, आप उसको एक दिन में पढ़ के लिख सकते हो। लैंग्वेज में आपको रूटीन में टाइम देना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। मैडम इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है, राजस्थान के जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है इंग्लिश की प्रिपरेशन, और 80 मार्क्स की आती है इंग्लिश। क्या कुछ करना चाहिए कि इंग्लिश की जो चीज है उनको सहूलियत से समझ के अच्छे मार्क्स लाए जा सके? मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हौवा निकालना इंग्लिश है, हमसे नहीं हो पाएगी। बिल्कुल जैसे हम हिंदी में राघव प्रकाश आप उठा के पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी जो अगर एंटोनियम्स सिनोनिम्स हो गए, ग्रामर का आप छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हैं उसको कीजिए। और मेरा मानना जो मेरा था फोर्थ पेपर में मैंने एक रफ कॉपी ले रखी थी, उसमें मैं प्रैक्टिस करती लिख के जी, और जो क्वेश्चन अगर मेरा गलत हुआ तो मैंने उसको रेड पेन से गोला करके और उसको करेक्ट कर दिया, ताकि लास्ट फोर्थ पेपर में जब आपके पास 2 घंटे का गैप होता है तो उसमें मैंने फटाफट देखा कि गलतियां जहां हो रही हैं मैं उसको थोड़ा सा देख लूं, ताकि एग्जाम में हेल्पफुल रहे कि मैंने यहाँ ये मिस्टेक की है। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस सेट है जो सॉल्व कीजिए, ताकि आपके पास ये एक जगह रहेगा कि कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। ओके जैसे हम देखते हैं सर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री से मध्यकालीन भारत के इतिहास से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 800 नंबर का मेंस का पेपर है उसको उसी एंगल का आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि कहाँ स्कोरिंग है कहाँ नहीं है, तो ये कैलकुलेशन भी क्या विद्यार्थी को करनी चाहिए क्या? जी सर बिल्कुल, ये सारी कैलकुलेशंस हेल्प करती हैं। जैसे इस बार का एग्जांपल है RS 23 का, तो बहुत कम टाइम मिला है मेंस के लिए, अभी 1 महीने बाद लगभग मेंस है, तो लगभग शायद 3 मंथ का टाइम मिला है, तो इतना लेंथी सिलेबस है वो 3 मंथ में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कौन सा कम स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, तो उनको आपको पहले प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को भी आपको बांटना पड़ेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है उनकी वेटेज सबसे ज्यादा रहती है, अपने पिछले पेपर देखेंगे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप एंशिएंट जो है उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हमेशा आता है
आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो आपको तैयारी के साथ साथ आरपीएससी का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, और अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो धीरे धीरे खुद ही आइडिया होने लग जाता है कि किस तरीके से ये सवाल आते हैं। मैंने जो आरपीएससी के जो पेपर्स है वो काफी एनालाइज किए हुए हैं, जैसे प्रीलिम्स के होते हैं, एमसीक्यू टाइप। तो एक आपको एक पाथ मिल जाता है कि किस पाथ पे आरपीएससी चल रही है, और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन मिल जाता है। मैडम जैसे बात करें छोटे सब्जेक्ट्स की, तो कहने को तो वो बड़े छोटे से लगते हैं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेंस में एक तो उनमें अच्छी मार्किंग मिलती है और नंबर अच्छे आ सकते हैं। जैसे बात करें लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा, वर्ड हिस्ट्री को भी मैं एक छोटा सब्जेक्ट ही मानता हूँ, और इवन मैं तो ऐसे को भी एक छोटा सब्जेक्ट ही मानता हूँ, क्योंकि 20 मार्क्स का है। जैसे हम पिछले जो टॉपर्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं, तो जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके क्या इमीडिएट आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और ठीक ठीक उसका कंटेंट भी बहुत कम होता है अगर ऑथेंटिक कंटेंट आपने यूज किया है तो छोटे सब्जेक्ट्स का वेटेज कैसे क्या आपके हिसाब से है, और क्या कुछ रणनीति रहनी चाहिए? जी सर, मैं आपके साथ एग्री हूँ। वो छोटे सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इसके लिए हमें एक तो जरूरी है कि उसमें आप ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें। जैसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी की बुक्स एज इट इज आते हैं, और क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पीवाईक्यू तो आपके पीछे देखें, और उसके बाद आप देखें कि वो जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है वो कहाँ से वो कंटेंट आपको मिल रहा है, करेक्ट, उसको आप फॉलो करिए। लॉ है, लॉ में जैसे आप उसको समझ लेंगे, उसको आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो लॉ की लैंग्वेज है आप उसमें लिखिए, उसी में एग्जामिनर है उसका जो बैकग्राउंड है वो वही है, और उसको उसी तरीके से चीजें अच्छी लगेंगी अगर प्रेजेंट की होगी। तो हमारी समझ हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें अपना जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे करना है कि एग्जामिनर के लिए वो अच्छा लगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कई आर्ट्स बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को प्रॉब्लम करते हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया। तो साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी इसमें एक तो स्कोरिंग है सब्जेक्ट, लेकिन बहुत कम तरीके से याद हो पाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चल रहा है, नई नई तकनीक आ रही है, तकनीक उसमें सिलेबस का पार्ट है। साइंस को लेके क्या कुछ विद्यार्थियों की समझ रहनी चाहिए इसमें? सर जो साइंस टेक का पोर्शन है वो आरपीएससी के अगर अपने पिछले पेपर में देखेंगे तो जो टिपिकल साइंस वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछते हैं। वो 10 में से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बाकी जो उनके जो सवाल रहते हैं वो करंट जीके से रिलेटेड रहते हैं। करेक्ट। अपने 21 वाला देखें तो उन्होंने जो आंख की क्रियाविधि पूछी थी, क्रियाविधि पूछी थी, तो वो कोई भी आप उसको लिख सकता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, उसके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। आरटीसीपीआर के बारे में पूछा था, वो चर्चा में था कोरोना के कारण, तो उसके बाद थर्ड पूछा जो वो भी चर्चा में था। तो आरपीएससी कभी भी ऐसे कोई टिपिकल एक टॉपिक नहीं उठाती जो सिर्फ साइंस वाले ही लिख पाए। इसी कारण उन्होंने मैथ रीजनिंग जो पहले आता था उसको अलग किया था, ताकि किसी एक खास सब्जेक्ट के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसको अलग से मानकर नहीं पढ़ना, इसको भी एज ए सब्जेक्ट जैसे आप दूसरी तैयारी करते हैं वैसे ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने देखें कि इससे फेवर हो रहा है तो फेवर तो ऐसे आर्ट्स का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 720 नंबर तो आर्ट्स वालों के, अगर 80 नंबर साइंस वाले हैं, ये सोचना फिर अपने में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। तो अपने साइंस का जो तैयारी करनी है वो सिर्फ आपकी जो तैयारी का ज्यादातर हिस्सा है वो करंट जीके के हिसाब से रहना चाहिए। कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, और उनको आरपीएससी पूछती है तो वो बेसिक जीके के हिसाब से पूछती है, बेसिक जीके, टेक्निकल टर्म्स उसमें नहीं पूछती। तो ये जैसे 4 पेपर मेंस के लगते हैं, कट ऑफ जाती है 314 नंबर, कभी लास्ट विगत में 344 मार्क्स थी, तो कट ऑफ का ये रहता है कि 50% से भी थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यू का जो वेटेज है, क्योंकि जब कट ऑफ कम जाती है तो इंटरव्यू का वेटेज 100 मार्क्स का ही है, लेकिन काफी कुछ मायना रखता है। आप दोनों की इंटरव्यू की तैयारी के साथ ही आप लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, कैसे क्या रही है आप इंटरव्यू की तैयारी? सर मैडम आप बताइए। क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल है, पोर्टफोलियो सेम था, सेम जॉब से थी, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी उस टाइम गंगानगर था तो डिस्ट्रिक्ट भी हमारा सेम हो गया, तो इस वजह से हमारा थोड़ा बैकग्राउंड मैच कर रहा था। तो एंगेजमेंट के बाद से मीन्स हो गया। फिर उसके बाद जब भी हम बात करते तो हम कोशिश करते कि हम थोड़ा डिस्कशन स्टडी का भी करें कि जो जो चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू में, जो मुझसे पूछी जा सकती हैं, जो इनसे पूछी जा सकती हैं। जैसे हम कमर्शियल टैक्सेस से हैं तो जीएसटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसको लेकर हम डिस्कस करते। और जहाँ जैसे हम एक दूसरे से हॉबीज से क्वेश्चन पूछते। आपकी क्या रही हॉबी? ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ओके, तो ये कब कोरोना के आसपास आपने डेवलप की, कब कैसे? जी, कोविड के टाइम मैंने बुक पढ़ी थी, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा की। ओके। तो उसमें उसके बाद से मैंने उसको शुरू किया, और मुझे लगता है कि उसका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने के लिए। क्योंकि बुक पढ़ना ही अपने आप में बड़ा वो रहता है। अगर किसी कोई बुक लवर है तो ऑब्वियसली बात है उसके जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो पता चलता रहता है, तो बुक पढ़ना अपने आप में एक अच्छे बेटे। सर आपकी क्या रही है हॉबी? सर मेरी हॉबी थोड़ी अलग रही है, मेरी हॉबी स्टडी ऑफ पिरामिड्स रही है। तो आपने कहीं डिप्लोमा भी किया है? सर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिस्टेंस मोड पे जो उनका प्रोग्राम रहता है उनमें उसमें डिप्लोमा कर रखा है। और इंटरव्यू को लेके सर आप कुछ क्या मतलब
कोई 4-5 चीज़ें ऐसी हो जिनका हर एक विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या क्या हो सकती हैं? सर पहला तो जो मेरी एडवाइस है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि इंटरव्यू के लिए आप फेज में मत छोड़ें कि जब हमारा मेंस होगा तब तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 2-3 महीने में डेवलप नहीं होगी। तो वो आपको जैसे जिस दिन आपने ये लाइन सेलेक्ट की है उसी दिन से आपको उसकी तैयारी शुरू करनी है। और सबसे जो पहला इनिशियल स्टेप रहता है वो रहता है न्यूज़पेपर पढ़ना। आप डेली 1 या 2 ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, डिस्कस करें अपने ये ग्रुप जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ करें, जो आपके सहपाठी है उनके साथ करें, आपके गुरुजी है उनके साथ कोई टॉपिक को आप डिस्कस करें। इसके अलावा जो अपना जो थिंकिंग एरिया उसको ब्रॉड करना है कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है, सोशल लेवल्स क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है। आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक की तरह सोचना है कि इसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, किस तरह से ये समस्या सुलझाई जा सकती है। तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी व्यक्तित्व में शामिल हो जाएंगी। आपके लिए फिर इंटरव्यू एक टास्क न रहकर एक चैलेंज बन जाएगा जिसको आप पार करने में ज्यादा सक्षम होंगे। तो सर जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज आरएएस के एग्जाम के होते हैं और तीनों चीज़ों के बारे में आपने बेसिक रणनीति बताई। मैं जब हम किसी नए कैंडिडेट से मिलते हैं जो अभी अभी हाल ही में आरएएस की तैयारी में आया है, तो कई बार ऐसे है कि जैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत से वीडियो देखते हैं तो उसमें एक बहुत टफ शब्द यूज किए रहते हैं, हार्ड वर्किंग, परसिवेरेंस और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये होने चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि अगर कोई भी विद्यार्थी आरएएस की तैयारी करना चाहता है और वो अगर उसको सिलेबस की समझ है, कंटेंट उसके पास ठीक है, अगर वो रेगुलर पढ़ रहा है तो ये मंजिल मिल ही जाएगी धीरे धीरे अगर वो पढ़ता रहता है। तो आप क्या कुछ कहोगे कि जो आरएएस 2023 का जो इंटरव्यू अभी मेंस लिख रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा पहले तो ये संदेश है बच्चों को कि डिमोटिवेट नहीं होना। बहुत सारे बच्चे इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उसने तो 4 बार मेंस लिखा है, 5 बार लिखा है, हम पहली बार लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की जो डेस्टिनी है वो अलग अलग है। कुछ पहले अटेम्प्ट में बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ 5वें अटेम्प्ट में भी अचीव नहीं कर पाते चीजें, तो वो चीजें अलग है। आपको खुद पे सेल्फ बिलीव रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है और हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प नहीं है। और जिस दिन आपके ये सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करेंगी उस दिन आपको जो रिजल्ट है वो सार्थक हो, आपकी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। मेहनत का फल है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेगा, चाहे देर मिले, चाहे सवेर मिले, चाहे जल्दी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है। सर ने अभी जैसे बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आते हैं, तो वो सारी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लेनी अपने को इंटरनल मोटिवेट होके ही तैयारी करनी है। जो इंटरनल मोटिवेट है वही आपको आगे लेके जाएगी। जो आपकी वाइब्स है वो पॉजिटिव रखें और अच्छा फ्रेंड सर्कल रखें, अप्रोच के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। मैडम जिससे हम बात करते हैं कि आरएएस के लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आरएएस हो चाहे आईएएस हो उसके लिए, और उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा मुझे जो अहम बात लगती है वो ये लगती है कि आपको बनना क्यों है। तो अगर वो जो क्यों का, अगर आपका क्यों रीजन बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेटेड रह पाओगे। लेकिन उसके बाद में भी आपने देखा होगा तो 2-3 साल का टाइम पीरियड लगता है आरपीएससी के एग्जाम में, प्री मेंस और इंटरव्यू में। तो इस दौरान कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखें, ये एक अपने आप में चैलेंज रहता है। जिसको है ये कि मुझे अचीव करना है, उसको ये लगता है कि हाँ अभी कोई नहीं, नेक्स्ट फेज आना है तो समय है, तैयारी कर लूँ और अच्छी कर लूँ। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो मेरा मानना है कि वो नहीं है कि आप डगमगाएंगे नहीं, आपका वो चलता रहता है। हाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। और अगर आप प्रशासन में आना चाहते हैं तो ये पेशेंस आपका गुण वैसे भी होना चाहिए। आप प्रशासन में आएंगे, बहुत सारे लोग आपके पास समस्या लेके आएंगे, कई बार आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पेशेंस से आपको उनको सुनना पड़ेगा ताकि उनको सेटिस्फेक्शन हो सके कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंची है, हमारी बात सुनी गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप में आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है, जो आफ्टर सिलेक्शन लाइफ होगी, तो उसकी तैयारी है, जो ये समय का गैप है, इसमें जो पेशेंस का गुण आपको डेवलप करना होगा। तो सर कभी ऐसा हुआ है कि इस फेज के दौरान आप कभी लो फील कर रहे हो या डिमोटिवेट, तो मैडम ने आपको मोटिवेट किया हो, या मैडम आपके साथ कुछ ऐसा रहा होगा कि क्या पता होगा या नहीं हो, तब आप एक दूसरे के लिए पिलर बन के और इस प्रिपरेशन के दौरान साथ रहा हो आपका, तो कैसा क्या रहा? जी बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, तो मैं सर को बोलती कि अगर नहीं हुआ तो इनका ये था, नहीं हुआ तो क्या, लाइफ में और बहुत चीजें हैं, हाँ जहाँ है यही अच्छा काम कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, अभी जो है वो बेस्ट है, इन प्रेजेंट मोमेंट आप रहो, ये बेस्ट है। तो बहुत सारी पॉजिटिव जो माइंडसेट की चीजें थी मुझे सर से सीखने को मिली जब भी मैं लो फील करती थी। फाइनली 2023 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो आपने बहुत से संदेश दिए हैं कि उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। जो विद्यार्थी गांव में बैठे हैं और वो नए आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं और वो उनके सपने हैं कि वो आरएएस बने, उनके लिए क्या कुछ आप दोनों की तरफ से संदेश रहेगा? सबसे पहले तो सर मेरी जो एडवाइस है जो दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए ये है, पहले तो अपने आप को जानो, पहचानो कि आप किसके लिए बने हो, क्यों बने हो, क्या करना चाहते हो। यदि आपको लगता है कि आप आरएएस के लिए बने हैं, आरएएस की तैयारी करनी है, तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने जो राजस्थान की सर्वोच्च सेवा है उसको चुना है। और
इसके लिए आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तैयार होना पड़ेगा। लंबी प्रोसेस होती है, 2-3 साल चलती है, तो आपको अनेक तरह की परेशानियां उनसे जूझना पड़ेगा। आपको बहुत सारे बच्चे हैं वो बात करते हैं कि सर हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे हैं वो बात करते हैं सर हमें डिप्रेशन होता है, फील होता है। तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो वो लगभग टीनेज में होता है, 20-21 के आसपास होता है। तो इस समय उसकी लाइफ में बहुत सारी बदलाव आते हैं, उसके शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक संवेगिक बदलाव आते हैं, उनको अपने आप को मैनेज करना वो भी एक चैलेंज है। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा रखें। स्टडी तो करनी है, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, 1-2 हॉबीज है उनको जरूर पालें। कभी भी आप लो फील करो तो हॉबीज है वो आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सहायता करती है। फिर इंटरव्यू में भी ये सवाल रहता है तो उसमें भी आपकी सहायता हो जाएगी। इसके अलावा जैसे टाइम टेबल बना के अपना रूटीन कैसे बनाएं, तो टाइम टेबल है, इसमें मेरी ये सलाह ये रहती है कि डेली बेसिस का टाइम टेबल कभी नहीं बनाना चाहिए। जो आपका टाइम टेबल है वो वीकली बेसिस होना चाहिए, ताकि एक दिन आप कहीं बिजी भी हो या अच्छा महसूस ना करें तो अगले दिन आपके प्रेशर ना आए कि कल का जो टाइम टेबल है मेरा बेकार हो गया, तो अगले दिन आप थोड़ा अटेम्प्ट करके उसको कवर कर सकते हैं। तो ये मेरी सलाह है। तो आज हमारे साथ थे नवनीत कौर मैडम जिनकी रैंक रही 49 आरपीएससी रिजल्ट 2021 में, और जगविंदर पाल सिंह सर जिनकी रैंक रही 2021 के परिणाम में 51। दोनों ही पहले से आरएस में सिलेक्टेड थे, दोनों ही जेसीटीओ के पद पे कार्यरत थे। आज हमने प्री मेंस और इंटरव्यू के साथ साथ और पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल रणनीति आपसे साझा की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम किसी और शख्सियत के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।